नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 14 साल के वनवास के बाद बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन बीजेपी दोबारा सत्ता में ना आ जाए इसलिए मायावती को अब ब्राह्मणों की याद आई है, भूमिहारों की याद आई है। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, एक वक्त ये नारा था, लेकिन अब 14 साल के बाद सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला फिर से अपनाने जा रही हैं मायावती। और इसी वजह से यहां पर अब सम्मेलन नहीं लेकिन संगोष्ठी होगी, ब्राह्मण संगोष्ठी होगी और अयोध्या से आगाज होगा। संगोष्ठी इसलिए कर दिया गया क्योंकि दरअसल कोर्ट ने जब जातीय सम्मेलनों पर रोक लगाई उसके बाद पार्टियों ने तरीका बदल लिया और तरीका बदलने के साथ उन्होंने फिर से जातियों को समेटने की कोशिश तो की, साधने का प्रयास किया, समीकरण बनाने का भरपूर एक रोड मैप तैयार किया, लेकिन सम्मेलन की जगह उसको नाम दिया संगोष्ठी का। अब ब्राह्मण संगोष्ठी करके बसपा एक बार फिर से उसी फॉर्मूले के तहत उत्तर प्रदेश की सत्ता को पाना चाहती है। कारगर कितना होगा, क्योंकि सारी पार्टियां ब्राह्मणों का दांव खेल रही हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी। लेकिन माया की ये सोशल इंजीनियरिंग और ये फॉर्मूला क्या इस बार फिर से सफल होगा और बीएसपी का जनाधार बढ़ेगा और इतना बढ़ेगा कि कम से कम वो वोट में तब्दील हो पाए और फिर उसके आधार पर मायावती एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो। बहरहाल तो सवाल इसी बात का था कि आखिर 14 साल के बाद ये फॉर्मूला अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आप याद करिए वो दौर जब नारे बदलते थे और नारे बदलने के साथ साथ इशारे बदल जाते थे और फिर उसी इशारे के तहत वोट में तब्दील होते थे। वोट जो पाने की चाहत रखते हैं और इसी के लिए करते हैं चोट एक दूसरे पर तमाम राजनीतिक दल। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में बीएसपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है आखिर किस तरीके से वो तमाम उन लोगों को अपने साथ जोड़ पाए जो कि उनसे छिटक गए, क्योंकि दलितों की पार्टी, दलितों के मसीहा के तौर पर मायावती की पहचान, लेकिन मायावती ने समय समय पर उसमें बदलाव किए। कभी उन्होंने दलितों से हटकर सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला अपनाया तो उसमें ब्राह्मण और ठाकुरों को भी ऐड किया, उसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों के लिए भी दांव खेला। लेकिन आज जिस स्थिति में बीएसपी है वहां पर सबसे बड़ी चिंता उस पार्टी के लिए है कि अब इस बार के चुनाव में 22 की तैयारी करने को अगर हम देखें तो वहां पर उनके लिए कुछ खास जमीन दिखाई नहीं देती है। समाजवादी पार्टी अपनी कोशिश कर रही है, अखिलेश लगातार सक्रिय है, रथ यात्रा के जरिए उन्होंने आगाज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो बीजेपी का दल है और संगठन है और साथ में आरएसएस, वो भी चिंतन मनन शिविर करने के साथ साथ लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रहा। उसके साथ ही ओवैसी भी यहां पर दखल दे चुके हैं और राजभर के साथ मिलकर वो अपनी कवायद कर रहे हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम हिस्सा है और पूर्वांचल का हिस्सा, वहां पर उनको उम्मीद है कि बात बन जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी कि मायावती क्या करेंगी। मायावती जिनको लेकर कई तरह की चर्चाएं बीच में हुई कि वो बीजेपी के बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं या फिर बहुत प्रहार नहीं कर रही, लेकिन मायावती को जैसे ही चुनाव की आहट दिखाई दी, वो सुनाई दी, उसके बाद उन्होंने, उनकी पार्टी के नेताओं ने सक्रियता बढ़ा दी है। सवाल तो बनता में है, सवाल यही होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ करा रहा हूं। करमवीर आजाद है हमारे साथ, दलित चिंतक हैं, बहुत स्वागत है करमवीर जी आपका। प्रशांत वशिष्ठ हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है प्रशांत वशिष्ठ आपका। कृष्णकांत पांडे हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है पांडे साहब आपका। और हमारे साथ इस वक्त अभिषेक मिश्रा भी है, एमएलसी सपा से, बहुत स्वागत है अभिषेक भाई आपका भी। सबसे पहले करमवीर आजाद साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। दलित चिंतक के तौर पर आप मायावती की ब्राह्मण चिंता को कैसे देखते हैं? 14 साल के बाद ब्राह्मणों की आई है याद उनको। जी अतुल भाई, जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया कि जो कल बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या में रखा गया है, इस आवाज आ रही है क्या मेरी? बहुत बहुत अच्छी आवाज आ रही है, शानदार आवाज आ रही है, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। तो ये देखिए, ये जो भी राजनीतिक दल हैं, ये जब तक, अच्छा, देश का उत्थान के बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक ये जातिगत राजनीति चलेगी तब तक हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकता। और हम लोग जिस, मतलब मेरा अपना स्वयं का एक इंडियन सोशल जस्टिस मिशन है, जो हम लोग
समाज के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और धरातल पे काम कर रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। मेन चीज ये है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और हम कभी भी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, जो जाति की राजनीति कर रही है, इस जाति की राजनीति को तोड़ने के लिए हम लोग संकल्पित हो चुके हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये कभी ऐसा आए जब लोग कहें कि ये भारत के लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, कोई बनिया नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई बैकवर्ड नहीं है। जिस दिन इस व्यवस्था की अवस्था में आकर के हमारे देश की राजनीति जब आ जाएगी, तब हमारे देश का उत्थान होगा और हमारे देश का विकास होगा। आज भारतीय जनता पार्टी, आपको मैं बता दूं, दलितों की बात आपने की, मुझे ये बांदा की एक कहानी याद आ गई। इसी बांदा में एक वो दलित परिवार अपना घर छोड़ करके भाग जाता है, उसके पिताजी को मारा जाता है। केवल किस लिए? इसलिए मारा जाता है कि उस दलित ने जो है सरकारी हैंडपंप को छूने का काम किया है। ये है रामराज भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, ये है। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान की स्थिति, जहां पे कांग्रेस पार्टी जो है, इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राजस्थान के अंदर आपको मैं बता दूं कि दलितों के ऊपर अत्याचार, बकरी चोरी में किस तरीके से उसके साथ जो है उसको बांध करके पीटा गया एक दलित को। और कांग्रेस वाले लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम दलितों के हितैषी हैं। दलितों के हितैषी होने का दावा करते हैं ये कांग्रेस पार्टी के लोग। आप बताइए, एक व्यक्ति को पैसे की चोरी में उसको वहां पे वो मोटरसाइकिल सर्विस कराने जाता है सर्विस सेंटर में। करमवीर आजाद साहब, बहुत शानदार बात आपने कही है, लेकिन मेरा सवाल जो था उस सवाल से आप थोड़ा सा भटक गए। आप बीजेपी और कांग्रेस पर चले गए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आपने उसको कोस दिया। कोसिए, बोलिए। बीजेपी यहां पर है और केंद्र में भी, आप बोलिए, आप मुद्दे उठाइए। मैंने ये पूछा था कि दलितों के लिए जो खास पार्टी बनी थी, बीजेपी कांग्रेस तो चिंता नहीं कर रही, मायावती भी कहां चिंता कर पा रही है? वो तो अब ब्राह्मणों की चिंता करने लगी। क्यों आखिर? आप ही उदाहरण दे रहे हैं कि एक परिवार के साथ ऐसा हो गया, करने वाले ये थे, तो ब्राह्मणों की याद क्यों आ गई फिर? देखिए, मैं ये चीज चाहता हूं, ये तो बहुजन समाज पार्टी से आप पूछिए, बहुजन दलित समाज चिंतक तो आप ही पार्टी है के ना? लोगों से पूछिए। नहीं, दलित चिंतक तो आप भी है ना? राम साहब के मिशन जिस पार्टी का गठन ही दलितों की चिंता के लिए हुआ था, वो कांशीराम का सपना कितना पूरा हो पाया? बीजेपी, कांग्रेस, सपा सबको घुसेंगे, बसपा के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, कहेंगे बसपा खुद बोलेगी। आप बीजेपी के लिए बोल गए, कांग्रेस के लिए बोल गए, सपा के लिए भी बोल जाएंगे, बीएसपी के लिए कहेंगे नहीं, बीएसपी वाले ही बोलेंगे। ऐसा कैसे चलेगा? बीएसपी में दलितों का उत्पीड़न नहीं हुआ है। यही तो कह रहा था कि बोलिए आप। यही हरदोई में आपको मैं बता दूं, हरदोई में मैं ये कहना चाहता हूं अतुल भाई, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दलितों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। जब तक आपने दलितों की बात कही, जब तक आपने कहा कि एक जाति या किसी जाति की बात नहीं होनी चाहिए, भारत और भारतवासी की बात होनी चाहिए, मैंने नहीं टोका। लेकिन जैसे ही आप बीजेपी, कांग्रेस पर गए, सपा पर जाने वाले थे, तो मैंने टोक दिया, क्योंकि आपने बसपा के लिए नहीं बोला। लेकिन अब आपने बोल दिया कि दलितों की पार्टी के रहते भी दलितों का उत्पीड़न हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम सब बंद हो गया था, और सबको कहीं ना कहीं चिंता है जातियों की। इसमें मैं पार्टी और उनके नेताओं को दोषी नहीं मानता हूं, मैं तो उस आम इंसान को भी, उस वोटर को भी दोषी मानता हूं, जो कि बढ़ जाता है। वो किसान के नाम पर जाता है, बाद में जाति में बढ़ जाता है। वो किसी और के नाम पर जाता है, बाद में जाति पर बढ़ जाता है। तो वो वोटर भी उतना ही जिम्मेदार है, सिर्फ नेताओं को कोसने से काम नहीं चलेगा। नहीं, भ्रमित तो बहुत सारे लोगों ने किया। बहरहाल मैं रोक रहा हूं आपको, करमवीर आजाद, मैं रोक रहा हूं आपको। प्रशांत वशिष्ठ कुछ कहना भी चाह रहे हैं, और 14 साल बाद आप सत्ता में आए, फिर से दोबारा ना आ जाएं, इसलिए 14 साल बाद मायावती को ब्राह्मणों की याद आई है। अतुल जी, हेलो। बोलिए बोलिए प्रशांत भाई। जी जी जी, मैं एक तो ये जो स्टैंड इनका है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो अभी करमवीर आजाद जी बोल रहे थे, मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये पक्ष में बोल रहे हैं, विपक्ष में बोल रहे हैं, कभी भारत की बात कर रहे हैं, फिर दलित की बात कर रहे हैं, समझ नहीं आया इनका स्टैंड मुझे। प्रश्न ये था कि ब्राह्मण सम्मेलन जो हो रहे हैं उस पर इनका क्या मत है, वो इन्होंने बताया। ठीक है। अब दूसरा, जहां तक बहन जी का विषय है, बहन जी पर देखिए, मुझे सहानुभूति है बहन जी से,
बहन जी लगातार निरंतर जो हार देख रही हैं उससे थोड़ा सा परेशान है। तो हम लोगों को थोड़ा सा उनकी मनस्थिति समझना चाहिए, और मैं उनकी मनस्थिति समझता हूं कि दलित उनका साथ निरंतर छोड़ रहा है। 2017 हारी, 2019 हारी, 2014 हारी, निरंतर जो हार हो रही है उससे परेशान है। कभी समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लेती हैं, कभी कहती हैं भाजपा के साथ चली जाऊंगी समाजवादी पार्टी को समाप्त करने के लिए। तो उनकी मनस्थिति ठीक नहीं है। हो सकता है राहु की दशा चल रही हो तो भ्रम में रहता है। और दूसरा विषय जो है, मैं शेर उन पर कहना चाहता हूँ, दलित चूंकि चला गया है हाथ से, अपनों की चाहतों ने भी क्या क्या दिए फरेब, अपनों की चाहतों ने भी क्या क्या दिए फरेब, रोते रहे लिपट के हर एक अजनबी से हम। तो वो अजनबियों से लिपट रही हैं क्योंकि अपना छोड़ गया है। ये मेरा विषय है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सहानुभूति आप भी रखिए और हमें भी रखना चाहिए। नहीं, सहानुभूति तो आप लोग रखिए जनाब, कभी ब्राह्मणों से, कभी ठाकुरों से, कभी उसके बाद जाटों से, कभी दलित से, कभी निषाद से। ये तो राजनीति करने वालों की सहानुभूति वक्त वक्त पर पैदा होती है, उबारे मारती है, उफन उफन कर बाहर आती है। सारी पार्टियों की आ रही है तो मायावती की भी आ रही है, दिक्कत क्या है? मुझे किसी से सहानुभूति नहीं हो, अगर होगी तो सबसे सहानुभूति है। कृष्णकांत पांडे साहब, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा आपके यहां से गया, लेकिन सारे ब्राह्मणों को टटोलने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा सब लगे हैं। मायावती की पार्टी भी अब ब्राह्मण संगोष्ठी करेगी, सम्मेलन नहीं, कोर्ट ने रोक दिया है तो संगोष्ठी करेंगे। क्या सधेगा और क्यों साधना चाहते हैं? अभी करमवीर आजाद जी को सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में एक चीज देखने को मिलती है, या देश के कई कोने में जाइए लिखा रहता है यहाँ थूकना मना है, और वही सबसे ज्यादा थूका जाता है। यहाँ साइकिल खड़ा करना मना है, यहाँ गाड़ी नो पार्किंग, वही पार्किंग ज्यादा होती है। जो पार्टी ही जात के आधार पे पैदा हुई 1984 में, जिसका आधार ही जाति रहा, और उसके चिंतक आज यहाँ उसके समर्थक के रूप में बैठ के कह रहे हैं कि जाति धर्म, यहाँ कितना बढ़िया प्रवचन दे रहे थे। इनका प्रवचन सुन के मन बड़ा प्रसन्न हो गया। नहीं, वो अपनी बात रख रहे थे, प्रवचन नहीं कर रहे थे। दलित चिंतक हैं तो चिंता करते रहते हैं। हाँ, नहीं, चिंता करना भी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि दलितों पर अत्याचार अगर देखा जाए तो 2007 से 2012 के बीच में मैं पहले नहीं जाता, सबसे ज्यादा इन्हीं के शासनकाल में। कारण कि इनको दलित को ये लगता था कि हमारे ये तो पॉकेट का ही है, ये जाएगा का, अन्य लोगों को इन्हें लुभाना था। जहां तक हमारी जानकारी, अभिषेक मिश्रा जी बहुत ही हमारे प्रोफेसर, बहुत विद्वान, संजोग से बड़ा सौभाग्य मेरे जिले के भी है। हाँ। मैं इनका बनना बड़ा वो हूँ। हाँ। तो ये अच्छी तरह बताएंगे कि 7 दिसंबर 1989 के बाद 1947 से 7 दिसंबर 1989 तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुए। अगर ब्राह्मण की ही बात थोड़ा देर कर लिया जाए तो बिल्कुल बिल्कुल 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुए। और इसके बाद 7 दिसंबर 1989 से लेके आज 22 जुलाई 2021 तारीख तक मेरे समझ से ना कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुआ और ना किसी दल ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री प्रपोज ही की। जी, बेहतर होगा सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में अगर यह अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन गोष्ठी जो भी करना चाह रहे हो करके यह कम से कम यह घोषित तो कर दे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण चेहरा ही होगा, तो भी ब्राह्मण मान ले। जहां तक कांग्रेस के स्टैंड की बात है अतुल जी, वो भी बताना जरूरी है। हम 45 से लेकर सबसे ज्यादा काल तक इस देश में, प्रदेश में हमने सरकार चलाई, जिससे कोई दो राय नहीं। जातिवादी विचारधारा के हम हमेशा विरोधी रहे। हमने पिछड़ों में जितना चंद्रजीत यादव को मौका दिया उतने चंदूलाल चंद्राकर को भी दिया, स्वामी प्रसाद लोधी को जितना मौका दिया उतना जयराम वर्मा को भी दिया। अगर बीपी मौर्य मेरे सिरमौर थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी मेरे लिए उतने थे। और जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो रहे थे इस देश में इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, तो बेहतर याद होगा आपको, हमारे सभी विद्वान पैनलिस्ट साथी बैठे हुए हैं कि उस समय हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगजीवन राम जी थे जी। तो ऐसी स्थिति में अगर जातीय सम्मेलन क्यों किया जाता है? जाति धर्म में बांट करके हम राष्ट्रीय एकता को कहीं न कहीं कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अगर हमने सबके लिए काम किया है तो फिर जातीय सम्मेलन क्यों? तो सारे वर्ग हमसे खुश होंगे।
तो केवल वह ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण पे एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि जो ब्राह्मण देश की दिशा और दशा तय किया करता था कांग्रेस पार्टी 1989 में, तक, कांग्रेस पार्टी में इसके बाद दलित वह प्रकोष्ठ, ब्राह्मण माइनॉरिटी आज प्रकोष्ठ, केवल ये जो एक दुनिया बनकर भर का रह गया है। प्रकोष्ठ बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? दलित चिंतक जी, अभी आपका प्रवचन सुनेंगे, अभी दो विद्वान साथी और हैं, उनका भी सुन लिया जाए, आपका सुना जाएगा, आपका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन जो ब्राह्मण देश की दशा और दिशा कहा जाता था कि समाज का सबसे अगुआ तबका है, जी आज वह अपने इन्हीं कर्मों से वह केवल वोट बैंक बनकर रह गया है। यह पूरे ब्राह्मण समाज को समझना चाहिए। चलिए कृष्णकांत जी बहुत मजे हुए प्रवक्ता हैं करमवीर आजाद साहब, वो बातों बातों में बात कह गए और कांग्रेस के लिए ब्राह्मण कितने खास अभी हो चुके हैं या कैसे वो आ सकते हैं, उन्होंने दांव भी खेल दिया। बहुत सदे हुए बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बहुत सदे अंदाज में उन्होंने दांव भी खेल दिया कि कांग्रेस रहेगी तभी ब्राह्मणों का अस्तित्व वापस आएगा। बहरहाल हमारे साथ एसपी की तरफ से अभिषेक मौजूद है, एमएलसी भी हैं और उनका जिक्र भी कर रहे थे कृष्णकांत पांडे जी। अभिषेक, सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी भी लंबे समय से एमवाई फैक्टर के अलावा अगर हम देखें तो ब्राह्मणों को साधने के लिए कभी मनोज पांडे को उसने मौका दिया, लगातार पूरे प्रदेश में वो सक्रिय रहे। अब मायावती की बारी है, विशेषाधिकार उनका मान लिया जाए, हर पार्टी कर रही है तो वो भी करेगी, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतनी देर में जो याद आई और 14 साल के बाद वो कहानी दोहराई, कहानी का नतीजा कुछ निकल रहा है? असल जी, सोशल एक्सपेरिमेंट्स में, सोशल कॉन्टेक्स्ट के एक्सपेरिमेंट्स में कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट सेम लेवल के रिजल्ट से दोबारा रिपीट नहीं होता। यही हम लोग बेसिक डिफरेंस कहते हैं साइंसेस में और सोशल साइंसेस में। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो भी ये जो एक्सपेरिमेंट 2007 का था, जिसको मीडिया कहती है कि ब्राह्मण मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन बना उत्तर प्रदेश में और उनको सरकार बनाने का मौका मिला, वो अगर हम उसको सच भी मान लें कि ऐसा हुआ था, पहले तो उस पर भी सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये कोई तरीका इस देश में भी संभव नहीं है कि ये पता चल जाए कि किसने किसको वोट दिया था, सिवाय ये कि हम कोई रैंडम सर्वे करें, उस पर कोई जो जवाब दे उसको हम सच मान लें। तो ये कहना कि किसने दिया किसने नहीं दिया, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक दुविधा है। लेकिन अगर हम मान लें इसको कि ये सच था, तो भी आज ये सवाल निश्चित रूप से कि क्या वो दोबारा दोहराया जा सकता है, उसका जहां तक जवाब आप अगर चाहते हैं तो निश्चित रूप से नहीं दोहराया जा सकता है। क्योंकि अगर 2007 में मौका था तो आज की तारीख में निश्चित रूप से ब्राह्मणों को याद है, हर समाज को याद है। सिर्फ ब्राह्मणों की मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने ब्राह्मणों की बात करी, इसलिए बिल्कुल। जवाब उसी पे दे रहा हूं। तो उनको जो जिस तरीके से SC ST के मुकदमे लिखे गए, जिस तरीके से अपमान हुआ, जिस तरह से तिरस्कार हुआ, जिस तरीके से जमीन पे बैठाया गया और बाकी लोग ऊपर बैठते थे, तो आज कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को याद है कि जब आदरणीय मायावती जी मुख्यमंत्री जी थी और चलती थी तो पहले सड़कें धोई जाती थी उत्तर प्रदेश में। अगर काम कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में, सिर्फ पत्थर लगाने का काम हुआ। यहाँ तक कि इको गार्डन में जो बंदर और पेड़ भी लगाए गए वो भी मेटल के लगा दिए गए, वो भी नहीं, अपनी मूर्ति भी लगाया है, अपनी मूर्ति भी लगाए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, वो चीज अब दोबारा अगर वो सोचें कि हम दोबारा उसी चेहरे को आगे करके जो पहले जिसमें लोगों ने विश्वास किया और जहां से लोगों को धोखा महसूस हुआ, जहां लोगों को ये एहसास हुआ कि भाई ये इन्होंने हमारे लिए जो कहा था वो नहीं किया और उनको छोड़ के चले गए, आज दोबारा उसी चीज पे वही बात कहना, उसी चेहरे को आगे करके, मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरीका है कि उनको दोबारा परिणाम वही मिल सकते हैं जो पिछली बार मिले थे लोग। लेकिन अभिषेक भाई सवाल ये भी है कि सभी दल कर रहे हैं, सभी दलों ने किया है, कोर्ट ने कहा कि न करो, रोक लगा दी, तो संगोष्ठी का नाम दिया, कुछ और नाम देकर करेंगे। लेकिन जैसा आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और थ्योरी बता रहे हैं कि इस थ्योरी के हिसाब से देखें तो हर बार ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठता है। क्यों आखिर ये स्थिति आ गई कि अपना जो एक्चुअल वोट बैंक है उससे हटकर वो फॉर्मूला, वो भी आज के दौर में जब सब उस पर दांव खेल रहे हैं, मायावती उधर जाने की कोशिश कर रही है, कुछ तो कैलकुलेशन कर रही हूं। देखिए, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जो सोशल मिलियू है, जो हमारा सेटअप है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें एक ऐसा माहौल है कि जहां सबको इकट्ठा किए बिना, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप बैकवर्ड की बात करें, दलित की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सवर्ण की बात करें, ब्राह्मण, अलग अलग जातियों में हम नाम ले सकते हैं, मुझे बहुत सारे नहीं पता, लेकिन जितने पता है उतने मैंने ले दिए। तो उसमें आप जो डिवाइड करें अगर, तो उसमें सबको जब तक नहीं इकट्ठा करेंगे तब तक उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार किसी की नहीं बन सकती। और ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको कि जैसे समाजवादी पार्टी की बात मैं आपसे कह सकता हूँ, हमने ऐसा कोई जाति सम्मेलन नहीं प्लान किया है, कोई जातियों के नाम पे स्पेसिफिकली कोई मूवमेंट हो या किसी को लगाया गया हो या किसी उस पे हम काम कर रहे हो।
सब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अभिषेक भाई, आपने तो धर्म पर ही प्लान कर लिया है, MY वाला, बाकी जुड़ जाएंगे जातियां तो एकदम कैलकुलेशन फिट बैठ जाएगी। खैर ठीक है, ये भी आपका अधिकार है, ये भी आपका अधिकार है अभिषेक भाई। ठीक है, प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं करमवीर आजाद के पास जाऊंगा। जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ अभिषेक जी को आपके माध्यम से कि कह रहे हैं जातियों का सम्मेलन कोई प्लान नहीं किया, तो ये घोषणा परशुराम की मूर्ति बनाने की किसी और ने नहीं की थी, अखिलेश यादव जी ने ही की थी, तो वो भी जातिगत ही था विषय। और जहाँ तक इसका मुझे जवाब अभिषेक का मौका दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, आप बाद में बोल लीजिएगा, पहले मैं बोल लेता हूँ। अभिषेक जी, मैं बड़ा प्रशंसक हूँ आपका, वैसे मुलाकात आज टीवी पर ही हो रही है। जी जो मुझे एहसास है, पूरा एहसास। जी जी, तो मैं जो है अभी कृष्णकांत पांडे जी बोल रहे थे, बड़े वरिष्ठ हैं भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। मैं इनसे बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरा संदेश राहुल जी तक पहुंचाने मैं उनके लिए रोज प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हो, उनकी आयु लंबी बनी रहे, क्योंकि जहां जहां वो जाते हैं भाजपा जीत कर आती है। तो वो जब तक स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, तो हमारे लिए बड़ा लाभ है। और जहां तक प्रश्न, देखिए 14 साल बाद आज बहन जी को याद आई है ब्राह्मणों की, तो जब बहन जी पूरी सत्ता में ब्राह्मण की वजह से आई, जैसा वो कहती हैं कि भाई उन्होंने 41 सब MLA उनके हुआ करते थे ब्राह्मण, और उसके बाद उन्होंने अपनी हाथी की मूर्तियां लगवाई, स्वयं की मूर्तियां लगवाई, लेकिन भगवान परशुराम की मूर्ति जब उन्होंने सत्ता में रहते हुए नहीं लगवाई, तो अब ब्राह्मण की बात करने का क्या लाभ है। और डूबते हुए जहाज पर कभी कोई समाज सवार नहीं होता। बहन जी का जहाज डूब चुका है, डूब रहा नहीं है, डूब चुका है। ठीक है अभिषेक भाई, एक छोटा कमेंट आपका और कृष्णकांत जी आपका, उसके बाद मैं करमवीर जी के पास जाऊंगा। अभिषेक भाई जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो भगवान परशुराम की मूर्ति का मुद्दा है, उसको हम राजनीति के छोटे चश्मे से न देखें। राजनीति बहुत छोटी चीज है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बसपा, कांग्रेस, ये सब बहुत छोटे मुद्दे हैं। आस्था और विश्वास उन सबसे परे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि विश्वास और आस्था जग गई है क्या भगवान परशुराम जी में अचानक? आप देखिए, यही वाली बात होगी। मैं बोल रहा था तो आपने कहा कि मुझे मौका दिया, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे मेरी बात पूरी करने दे। बोलिए आस्था विश्वास की बात है, हमसे ज्यादा आस्था और विश्वास आप में नहीं होगी, या किसी और में नहीं। मैं आप पे नहीं पॉइंट करता, आपको बुरा लग जाएगा। तो लेकिन जब हमने सरकार रहते हनुमान जी की मूर्ति लगाई तब तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, जब भगवान श्री कृष्ण की लगाई तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। अब हम भगवान परशुराम पे काम कर रहे हैं तो उस पर उनको क्यों आपत्ति हो रही है? भाई हम तो, अच्छा मैं दूसरी बात कह देता हूँ प्रशांत जी से, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से कह दीजिए कि वो भगवान परशुराम की मूर्ति उतनी बड़ी लगवा दें जितनी बड़ी तो बाकी लग रही है, तो हम भी वहीं चले जाएंगे, हम भी वहीं पूजा अर्चना कर लेंगे। चलिए फिर दो मूर्तियां हो जाएंगी। अच्छा ऑफर आपने दिया है, एक आप बनवा दीजिए, एक ये बनवा दीजिए, बहुत अच्छा है। कृष्णकांत पांडे साहब बहुत जल्दी से छोटा कमेंट, उसके बाद में जाऊंगा करमवीर जी के पास। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र प्रशांत जी अभी बात कर रहे थे जाट पे, और राहुल गांधी जी को दीर्घायु कर रहे थे। बहुत बहुत आपको बधाई इसके लिए। और जिस तरह से इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और कहा गया कि अब की बार पिछड़ों की सरकार, तो मैं सिर्फ अपने भाई से इतना कहना चाहता हूं कि इनका जो विजन है वह 50 साल हमसे पीछे है। जो चीज हमने 1947 में किया, 50 के दशक में किया, 60 के दशक में किया, उस पर यह आज यह काम करना चाहते हैं, चाहे वह जनसंख्या हो चाहे पिछड़ो। मैं इनसे एक चीज केवल बताना चाहता हूं, बहुत कम समय, कि जिस समय महिलाएं घर से नहीं निकला करती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 47 की पहली कैबिनेट में 11 की कैबिनेट थी, और हमने राजकुमारी कौर जी को केंद्र सरकार ने मंत्री बनाया था। ये हमारा विजन था, ये हमारी सोच थी। आज तक ये महिलाओं की बात तो करते हैं, राज्यसभा में पास बिल सोनिया गांधी जी 7 वर्ष में 7 चिट्ठी लिख चुकी है, लेकिन उस पर ये अमल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबका साथ सबका विश्वास का ढिढोरा पीटने वाले उसी तरह का काम करते हैं कि आप ठुकरा बना है, साइकिल खड़ी करना बना है। चलिए ठीक है, कम से कम 50 साल अगर आप सीनियर हैं और आपसे वो जूनियर हैं, तो वो काम तो कर रहे हैं ना जो आप लोगों ने करना चाहा था, कर नहीं पाए थे, या सोचा था बीच में भूल गए थे कि ये करना था। नेहरू जी ने किया था, फिर इंदिरा गांधी ने ये कोशिश की थी, फिर संजय गांधी ने एक भी काम किया था, ये अब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वरिष्ठ जन हमेशा सिखाते हैं, आप लोग वरिष्ठ हैं, इनसे तो सीख रहे हैं ये। करमवीर आजाद,
आप कांग्रेस को बोल रहे थे, आप बीजेपी को भी बोल रहे हैं, सपा को बोल रहे हैं, उन लोगों की तरफ से आपने सुन लिया जो पार्टी जाति के आधार पर ही गठित की गई। लोगों के मन में यह डाला गया कि जब तक एक पार्टी नहीं बनेगी जाति के आधार पर, तब तक इस वर्ग का भला नहीं होगा। आप खुद मानते हैं कि उसके रहते भी उत्थान नहीं हुआ और उन्हें घूम कर आना पड़ रहा है वहां जिनके खिलाफ नारा दिया जाता था, तराजू और तलवार वाला और हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये वाला भी। तो उस नारे को पढ़ने वाले, उस नारे को बोलने वाले जो लोग हैं, उस मंत्र का जाप करने वाले जो लोग हैं, वो कैसे मानेंगे कि हाँ दोबारा हम फिर से इन पर भरोसा करें तो ये दल हमें कुछ कर पाएगा। आप चिंतक हैं दलित समाज के, इसलिए पूछ रहा हूं, आप पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं। दूसरा कि अगर वो वहां पर एंट्री करेंगे तो वो जो लोग हैं जो उस दल से जुड़े हैं, इस विचारधारा के हैं कि हम यहां रहेंगे तभी हमारे साथ न्याय होगा, उनके साथ अन्याय नहीं कर देंगी मायावती? जी जी अतुल भाई, मैं जो अभी हमारे सब लोग हमसे बड़े हैं और सब लोग वरिष्ठ हैं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कृष्णकांत पांडे जी और वशिष्ठ जी, और फिर इसके बाद जो है हमारे कृष्णकांत पांडे जी, अब अभिषेक मिश्रा जी, अभी सब लोग जो बता रहे थे, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे इन लोगों की बातें सुनकर के कि ये जातिवाद की नहीं है, हम ब्राह्मण को, हम ठाकुर को, हम या बनिया या जो कोई भी, मैं उस बात पे नहीं जानना चाहता हूं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं ये जो तीनों दल हैं और बहुजन समाज पार्टी, आपको मैं बता दूं, जब मान्यवर काशीराम साहब ने जब इसको बामसेफ बनाई, बामसेफ का अर्थ था बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी जी, कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, जो 1978 में इन्होंने बनाया था, लेकिन उसमें कहीं पे भी बैकवर्ड इन द सेंस उन्होंने ये नहीं कहा था जाति से बैकवर्ड आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड, हर व्यक्ति बैकवर्ड था। और इन्होंने कभी ये नारा नहीं था कि तिलक तराजू तलवार जो आप बता रहे हैं, ये नारा किसका दिया गया है ये सब लोगों को मालूम है। ये कभी बहुजन समाज पार्टी और मैं मान्यवर काशीराम साहब के विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मान्यवर कांशीराम की विचारधारा से आप जुड़े हैं। मान्यवर कांशीराम से उससे पहले मायावती जुड़ी थी भाई करमवीर आजाद साहब। मैं आप पर थोड़ा ना टिप्पणी कर रहा हूँ, ये लोग आपको थोड़ा ना टारगेट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मान्यवर कांशीराम ने जो बात कही थी उसके बाद मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, अच्छा ठीक है, मेरी अतुल भाई मुझे मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं पूरी बात कम से कम मैं अपनी रख लूं, उसके बाद मैं आपकी बात में पूरी बात का जवाब दूंगा। देखिए सबसे बड़ी चीज जो है, मैंने आपको जो बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी शोषित वंचित पीड़ित, और शोषित वंचित पीड़ित हर वर्ग में होते हैं। क्या ब्राह्मण में शोषित वंचित पीड़ित नहीं होते हैं, या ठाकुरों में शोषित वंचित पीड़ित नहीं होते हैं, या बनिया में नहीं शोषित वंचित पीड़ित होते हैं? मैं केवल ये जानना चाहता हूं, आज हमारे समाज में हर वर्गों में शोषित पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका शोषण होता है, जो उनसे बड़े लोग बोलिए ना मायावती को वो शोषित पीड़ित वंचित संगोष्ठी करे ना। अरे भाई करमवीर जी, मायावती को बोलिए कि वो शोषित वंचित पीड़ित संगोष्ठी करे, ब्राह्मण संगोष्ठी क्यों कर रही है? अरे मैं बहुजन समाज पार्टी का न पदाधिकारी हूँ न कार्यकर्ता हूँ, इसलिए आप कांशीराम से जुड़े हुए थे तो आपको अधिकार है बोलने का उस पार्टी को। हाँ, मैं परम पूज्य, सुनिए तो, मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा हूँ, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को लेकर के चलने का काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों दल हैं जो कहते हैं कि हम जाति नहीं है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, आपके यहाँ कोई जातिवाद नहीं है? वो अल्पसंख्यक क्यों बनाया गया प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ क्यों बनाया गया, पिछड़ा प्रकोष्ठ क्यों बनाया गया? भारतीय जनता उनके यहाँ जातिवाद नहीं, उनके यहाँ परिवारवाद है, यह आरोप लगता है उन पर। उनके यहाँ परिवारवाद का आरोप लगता है। नहीं, परिवार
उसके अलावा मैं माननीय अभिषेक मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि आपके समाजवादी पार्टी में क्यों इस तरीके के विखंडन है, और आप जो है जिस चीज के लिए जिस समाजवाद की बात करते हैं वो समाजवाद कहाँ है? जिस समाजवाद के अथक योद्धा माननीय लोहिया जी की बात आप करते हैं, वो लोहिया जी की विचारधारा कहाँ है? क्योंकि जो समाजवाद का अथक योद्धा थे, ये आज कहाँ चले गए? वो लोग जो नारा दिया था 100 में पिछड़ों ने बाधी गांठ, 100 में पावे 60, ये कहाँ नारा चला गया? जगदेव प्रसाद का नारा कहाँ चला गया? 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती थी, उस लोकतंत्र की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? आप लोग केवल जाति की बात करते हैं, आप लोग केवल व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, आप गरीब व्यक्तियों की शिक्षा की बात नहीं करते, आप गरीब व्यक्तियों की आर्थिक उत्थान की बात नहीं करते, आप गरीब व्यक्तियों के शैक्षणिक उत्थान की बात नहीं करते, आप क्या बात करते हैं? एक प्रश्न बहन जी से भी पूछ लीजिए। करमवीर जी कम से कम वो 1000 के नोट की माला तो नहीं पहनते हैं ना उनके नेता? अरे एक बार बहन जी से अभी यहाँ बहन जी का कोई प्रवक्ता नहीं बैठा हुआ है। माननीय जी बोल तो वैसे ही रहे, बोल तो आप वैसे ही रहे हैं। आपको तो अधिकारी प्रवक्ता बना देना चाहिए बीएसपी का। करमवीर जी कैसे मिलती है बहन जी के यहाँ? सबको लपेट रहे हैं आप, लेकिन बहन जी पर आप कह रहे हैं मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, बीएसपी पर आप कह रहे हैं मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। बहरहाल कृष्णकांत पांडे साहब, प्रशांत वशिष्ठ में आऊंगा आपके पास। कृष्णकांत पांडे साहब, आप पर एक सवाल था, कांग्रेस पर उन्होंने सवाल उठाया है कि आपके यहाँ तो अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं जाति के हिसाब से, और आप कहते हैं कि वो जाति की पार्टी है, दलित चिंतक को चिंता हो रही है आपकी। बसपा के प्रवक्ता, तथा कथित बसपा के प्रवक्ता हमारे करमवीर आजाद जी ने ये सवाल उठाया कांग्रेस से। मैं उनसे बता दूं कि यह पूरा देश में अल्पसंख्यक एक बना हुआ है, अल्पसंख्यक को उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। दलित भी है जिसके आधार पे हम उनको आरक्षण दिए हैं, अल्पसंख्यक के आधार पर दिए, अति पिछड़ा भी हमारे यहाँ है, अब तो सामान्य को भी है। तो जब यह सारी चीजें बनी हुई है तो इनको विकास के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए तो हमें अलग अलग विभाग पार्टियों में बनाने पड़ेंगे ना। लेकिन हम जो सम्मेलन करेंगे तो वो उस सम्मेलन के माध्यम से भी हम उनके विकास की ही बात करेंगे, हम किसी एक जात की बात नहीं करेंगे। और तिलक तराजू और तलवार का नारा देने वाले लोग अगर ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण को उनके साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ब्राह्मण को एक वोट बैंक समझ के अपने साथ ले जाने का काम कर रहे हैं, जो कि आज भी कभी भी ब्राह्मण गरीब हो सकता है, निरीह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेवकूफ नहीं हो सकता है। ब्राह्मण कभी बेवकूफ नहीं हो सकता है। इसलिए ब्राह्मण का निर्णय निश्चित रूप से हमेशा से राष्ट्रहित में रहा है, राष्ट्रहित में रहेगा। अभिषेक, एक टिप्पणी आपसे भी, उसके बाद मैं प्रशांत जी के पास आ रहा हूं। प्रशांत जी आ रहा हूं मैं आपका। अभिषेक, आपके भी नारे की याद दिलाई थी दलित चिंतक ने कि समाजवाद का नारा देने वाले परिवारवाद में ही फंस के रह गए। मैं 2-3 चीजों पे जवाब देना चाहूंगा जो उन्होंने कहा। एक तो जो अगर इन्होंने सच में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस कमेटी के चेयरमैन थे जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, अगर उन्होंने सच में वो पढ़ा है तो इनको पता होगा कि आज जितने डिविजन्स की इन्होंने बात बताई, चाहे बैकवर्ड का नाम लिया, चाहे दलित का नाम लिया, चाहे जितनों का नाम लिया, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन से अप्रूव्ड है। वो सारे के सारे कैटेगराइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स में रिकॉग्नाइज्ड हैं, लिस्टेड हैं, और उनके हिसाब से काम करने का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि भाई सरकारों को, लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को उनके अराउंड अपने ऑर्गेनाइजेशन बना करके उसके कंट्रीब्यूशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो उन्होंने ये भी पढ़ा होगा, इनको याद दिला दीजिएगा। दूसरे जितने इन्होंने सवाल पूछे कहाँ गए, उन सबका एक लाइन में जवाब है, वो सब यही है। समाजवाद उन सबके लिए खड़ा है, उन सब चीजों में विश्वास रखता है और सबको साथ लेके चलना चाहता है, सबको इकट्ठा करके चलना चाहता है। हमारा जो मुद्दे हैं जिन पे हम उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनमें सबसे ऊपर रोजगार है कि हम रोजगार पे काम करेंगे, लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है उस पे दूर करने के लिए काम करेंगे। महंगाई जो है, जो 100 रुपए का तेल खाने का 80 रुपए का जो बिकता था, आज 180 बिक रहा है। पेट्रोल जो 70 रुपए में बिकता था, 68 रुपए में बिकता था, वो आज 110 रुपए में बिक रहा है, 108 रुपए में बिक रहा है। इसी तरह मेडिकल की व्यवस्था,
जहां लाखों लोगों की जान चली गई। आपने देखा न्यूयॉर्क टाइम्स का असेसमेंट, आपने इकोनॉमिस्ट का असेसमेंट देखा होगा। कल यूनाइटेड स्टेट्स की स्टडी ग्रुप की ये रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कम से कम 50 लाख लोग हिंदुस्तान में मारे गए इसमें। और पार्लियामेंट में जब ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कहीं कमी ही नहीं थी, ऑक्सीजन से कोई डेथ ही नहीं हुई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये खड़े होकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं, बेड की कमी नहीं, तो मुझे लगता है मीडिया ने जितनी चीजें दिखाई, जितना सच दिखाया, वो या तो मीडिया झूठ दिखा रहा था या यहाँ ये बात कोई बात गलत आ रही है। तो हम इन मुद्दों को मुद्दा बनाने जा रहे हैं, इन चीजों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनको इतना विश्वास दिला दीजिए जो बड़ी बड़ी बातों में कह रहे थे कि नहीं है, वो सब कुछ है 100% और लगातार उस पर काम। ठीक है, बाकी सारी बातों से आपके मैं सहमत हूं, लेकिन अभिषेक भाई एक बात से सहमत नहीं हूं कि हम इन मुद्दों की सिर्फ चिंता करेंगे। आपको जाति की चिंता और धर्म की चिंता भी करनी पड़ेगी, और ये आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जनता का भी मिजाज होता है। इसमें नेताओं और पार्टियों का मैं दोष पूरा नहीं देता हूं। इस पार्ट को भी चिंता में रखना पड़ेगा और रखेंगे आप, ये मुझे पूरा भरोसा है। प्रशांत वशिष्ठ, सवाल यहां पर और भी उठ गए। अभिषेक ने जो बात कही कि कोई ब्राह्मण सम्मेलन या संगोष्ठी करता है वो करता रहे, उनकी पार्टी मुद्दों पर रहेगी और मुद्दे अगर आएंगे तो सीधे आपकी बात आएगी, आप सरकार में। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक जी, मैं सहमत हूँ। मुद्दों पर राजनीति चल रही है समाजवादी पार्टी की, इसलिए उन्नाव तक गए हैं अखिलेश जी। निषाद जाति के नेताजी को माल्यार्पण किया है उन्होंने, निषाद वोटों को साधने के लिए। ये सब मुद्दे की बात ही है। वैसे मैं अभिषेक जी को एक कहना चाहता हूँ, देखिए कितना भी प्रयास कर लें, अभी ये कोरोना पर बहुत समाजवादी पार्टी ने हल्ला काटा, इनके कार्यकर्ताओं ने कांवड़ यात्रा में भीड़ एकत्रित होने से बहुत समस्याएं खड़ी हो रही थी, कुंभ से हो रही थी, लेकिन जो कल यात्रा इन्होंने की है उससे कोई कोरोना नहीं फैला है। दूसरा, जनता को पूरा याद है, देखिए समाजवादी पार्टी और ये बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। अब ये खाक की मुट्ठी है। जनता अभी भी रिवरफ्रंट घोटाले को याद कर रही है और जनता लैपटॉप घोटाले को याद कर रही है। मैं आपके माध्यम से अभिषेक जी से जानना चाहता हूं कि जो आरटीआई शांतनु गुप्ता जी ने गाली उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अगर सरकार न बनी होती तो बेचारा उत्तर प्रदेश प्रतीक्षा ही करता रहता। उसकी किताब को लिखने के लिए उन्होंने एक आरटीआई डाली जिसमें उन्होंने पता किया कि भाई कितने लैपटॉप आपने खरीदे, तो आपने 14,81,118 लैपटॉप खरीदे थे अभिषेक जी, और 6,11,000 बटे बाकी के 8 लाख लैपटॉप की जनता जानना चाहती है कहाँ चले गए। दूसरा, आपने जो महिलाओं के लिए और मतलब गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए एक पंजीरी का प्रावधान बनाया गया, उस पंजीरी में भी 700 करोड़ का घोटाला हो गया। पेंशन, जो समाजवादी पेंशन योजना एक इन्होंने शुरू की, उसमें 4,43,000 लोगों को, ऐसे लोगों को पेंशन दे दी गई जो डिजर्व नहीं करते थे, और तो और 43,000 मुर्दे निकले उसमें, उनको पेंशन दे दी गई। तो जो पेंशन थी वो कहाँ गई? इनसे पूछने के लिए मेरे पास इतने प्रश्न हैं। और तो और छोड़िए, यादव समाज के भी जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा तबका यादव समाज का भी पीड़ित है। कारण क्या है कि इन्होंने केवल अपने परिचित यादवों को और 4-5 जिलों के यादवों के लिए काम किया, बाकी सारे यादवों को छोड़ दिया गया। तो वो जितने सारे जो काम हुए हैं, अन्याय हुए हैं, उनको जनता भूली नहीं है। आप अभिषेक जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊं कृष्णकांत जी के पास। अभिषेक जी, आप कह रहे थे कि हम मुद्दों पर जाएंगे, वो ब्राह्मण संगोष्ठी करें या कुछ भी करें, मुद्दा सपा का सिर्फ यही रहेगा कि जो आज की जमीनी हकीकत है। प्रशांत जी कह रहे हैं आप मुद्दा उठाइए, हम सारे मुद्दों का जवाब देंगे और प्रश्न भी उठाएंगे अलग से। अतुल जी, मुझे विश्वास है और मुझे खुशी है कि मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा हिंदुस्तान आज देख रहा हो कि सवाल क्या उठाया जाता है और जवाब भारतीय जनता पार्टी क्या देती है। हमने क्या सवाल उठाया था, फिर बीच में बोले, ये दिक्कत है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया होगा, ये पूछो कब तक लगे होंगे। कहाँ है 8 लाख लैपटॉप? हमें भी बोल लेने दीजिए हुजूर। हाँ, आप बोल रहे थे तो हम बड़े प्यार से सुन रहे हैं। हमें भी बोल लेने लोग जो मर गए उनका कहाँ गया पेंशन? फिर भाई, अच्छा उसको दे दिया पेंशन आपने? मैं आपकी मदद चाहूंगा। जवाब देने दीजिए भाई, आपने पूछ लिया, उन्होंने दोबारा भी सुन लिया, वो चाह रहे हैं जवाब दें आपको। अभिषेक भाई जवाब दीजिए। जी, जब मैंने सवाल उठाया कि 50 लाख लोग मर गए, तो उस पर ये कह रहे हैं कि रिवरफ्रंट डेवलपमेंट घोटाला। अरे आज सरकार किसके पास है? आज उत्तर प्रदेश में सरकार कौन चला रहा है? मैं गंभीर सवाल उठा रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश में आप व्यवस्था कौन चला रहा है? इन्वेस्टिगेशन सेल कौन चला रहा है? पुलिस कौन चला रहा है? इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा है? अगर इनमें दम था और अगर इनके मुकदमे लिखे हुए झूठे और फर्जी नहीं है, तो क्यों नहीं इन्होंने अरेस्ट करके जेल भेज दिया?
जिसने भी किया हो गलत करिए, कानून की व्यवस्था है ना, मैं बोल ये सकता ज्ञान हूं न दें। इनसे कहिए सुनिए, 1 मिनट, अब बात हो जाती है, गंभीर बात हो रही है। अगर ये जवाब दे 50 लाख आदमी जो बिना ऑक्सीजन के मारा गया, कैसे इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कैसे पार्लियामेंट बात की जा रही, एक आदमी ऑक्सीजन से नहीं मरा। आपने दिखाया कि नहीं दिखाया, तो अपने चैनल पर मुझे बता दो, नहीं तो कहो तो नहीं, मैंने तो दिखाया, लेकिन 50 लाख वाला आंकड़ा कहां से आया ये नहीं मुझे पता है। 50 लाख की तो यूएस की स्टडी ग्रुप है, 50 लाख आप माने ना, आप माने ना, देने दीजिए। नहीं, बिल्कुल देंगे आप जवाब, पहले उनकी बात तो पूरी हो जाए। कृष्णकांत जी भी देखिए इंतजार कर रहे हैं बहुत आराम से एकदम। जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। अभिषेक को एक बार बात पूरी कर लेने दें। जी, इन्होंने सवाल, भाई मैं क्या, आपने कोई भी सवाल मत उठाइए आप, ये मन सवाल का नहीं है, सवाल का तो मैं उठाऊंगा, मैं विपक्ष में, आप सरकार में, आपको जवाब देने पड़ेंगे, आपको सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। अगर एक भी गलत वो हुआ है, अगर एक भी फर्जी काम हुआ है, अगर एक भी गुनाह हुआ है, अगर एक भी कानून के खिलाफ कोई काम हुआ है, आप एफआईआर लिखिए। एफआईआर लिखने में तो आप एक्सपर्ट हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को कमेंट करना पड़ा आपके सेडिशन लॉज पे, सुप्रीम कोर्ट तक को कमेंट करना पड़ा आपके आईटी एक्ट के मिसयूज पे, उसको रोकना पड़ा उसको। तो आप एफआईआर लिखिए, आप उसमें जेल भेज दीजिए इसने गलती की हो, वरना ये जवाब मत दीजिए। आप इस बात का जवाब दीजिए कि ऑक्सीजन क्यों नहीं मिली, आप इस बात का जवाब दीजिए कि भर्तियां क्यों नहीं हुई, आप इस बात का जवाब दीजिए जो तेल 40 रुपए होने वाला था, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था, वो आज 125 रुपए क्यों हो गया। आप इस बात का जवाब दीजिए खाने का तेल 80 रुपए का 200 रुपए कैसे हो गया। आप इस बात का जवाब दीजिए इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा हुआ है। आप इस बात का जवाब दीजिए जीडीपी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, जीडीपी क्यों रुकी हुई है। कर रहे हैं आप प्रश्न, मेरे हो गए, अब आप दे दें इनका जवाब। ठीक है, जल्दी से लिखिए प्रशांत जी, जल्दी से, बहुत शार्ट। इन्होंने अभिषेक जी बहुत अच्छा विषय रख रहे हैं। देखिए, इन्होंने स्वयं कहा कि कंट्रोल करना आपका काम है सरकार का। तो कोरोना एक महामारी थी जिसको इतना बढ़िया ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट से योगी जी ने कंट्रोल किया, जिसका डंका पूरे विश्व में बजा है। अखिलेश यादव जी ने जहां से प्रबंधन सीखा, जहां से प्रबंधन पढ़ा ऑस्ट्रेलिया जाके, वहां की पूरी सरकार योगी जी का मैनेजमेंट का डंका बजा रही है। तो मैं अभिषेक जी से कहता हूं कि अखिलेश यादव जी से जाकर कहें कि योगी जी से थोड़ा मैनेजमेंट सीख लें, जहां से वो सीख कर आए हैं। दूसरा विषय, मेरे किसी प्रश्न का इन्होंने जवाब नहीं दिया। मेरा ये कहना है, भैया 8 लाख जो आरटीआई में आपने ही बताया, आपकी सरकार में पूछा गया, आपने बताया कि 8,11,000 लैपटॉप जो है वो नदारद है, वो कहाँ गए, उसके पैसे कहाँ गए। 43,000 जो बूढ़े हो गए, जो मर गए, उनकी पेंशन कहाँ गई। आपको लोग भूले नहीं हैं। आप ध्यान रखिए, अभिषेक जी, आपको समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरा उत्तर, अभिषेक जी आप बोलने दीजिए मुझे, आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में बम विस्फोट हुए, सीरियल बम विस्फोट हुए, और उसमें जो पुलिस ने ब्रिजलाल जी और विक्रम सिंह जी ने कार्रवाई की, उसमें कितने सारे अपराधियों को, आतंकवादियों को पकड़ा गया। क्यों अखिलेश जी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट करा दी। हत्या का मुकदमा 43 पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज क्यों हुआ। क्यों ब्रिजलाल जी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, क्यों विक्रम सिंह जी के खिलाफ दर्ज हुआ। आप बताइए, इतना गिरकर तुष्टि। चलिए, ठीक है, देखिए, आप लोग मुद्दे गिनाते रहिए, जनता के बीच में आप जाएंगे, चुनाव जब नजदीकी है तो उसमें आप मुद्दे भी गिनाएंगे और उन मुद्दों का जवाब भी जनता देगी। बहरहाल, कृष्णकांत पांडे साहब, फाइनल कमेंट की तरफ हम आते हैं। सवाल इस बात का है कि इसमें कोई अछूता नहीं, और आप तो देखिए बैठे बैठे आपने धीरे से ऑफर भी दे दिया है कि कांग्रेस आएगी तभी ब्राह्मणों का भला होगा। आपने तो संगोष्ठी किया बिना सीधा ऑफर दे दिया है। ये होता है ट्रिकी दिमाग और कांग्रेसी इसमें बहुत अनुभवी है। लेकिन अगर कोई संगोष्ठी कर भी रहा है तो फिर उसका अगर परिणाम के तौर पर हम देखें कि किस तरह का परिणाम आएगा, कितना पैटर्न बदल जाएगा, क्योंकि जहां पर उस पार्टी में एक वक्त था कि सोशल इंजीनियरिंग में तमाम ठाकुरों को, तमाम ब्राह्मणों को जोड़ा गया, उन लोगों के आने का फायदा भी मिला, फिर उसके बाद फिर से उनसे एक तरीके से टकराव हुआ, अलग गए, फिर से फायदा उठाया जिस जाति से जुड़कर इस पार्टी का उदय हुआ था। तो दोनों प्रयोग हो चुके हैं। अब यहां पर प्रयोग जब सब कर रहे हैं तो बसपा के प्रयोग का परिणाम क्या है। अतुल जी, मैं तो पहले एक बात अपने भाई प्रशांत जी से कहना चाहूंगा कि भारतीय जासूस पार्टी के जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता हैं कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की अभी आपने ऑस्ट्रेलिया की तारीफ किया, उसी तरह से विदेश के किसी अखबार ने जिस तरह से इनके इस पेगासस जासूसी का जिस तरह से किया है, उसके बारे में भी कुछ इनको बताना चाहिए। दूसरी बात कहना चाहिए, मैं भी चाहता हूं कि मोदी जी दीर्घायु हों और 2024 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो हमारा नेतृत्व करें, हम सबका नेतृत्व करें। अगर वह नेतृत्व करेंगे तभी पार्लियामेंट में झूठ बोल पाएंगे।
शायद दूसरा कोई प्रधानमंत्री इस तरह का नहीं अब तक पैदा हुआ होगा, या भारत की कितनी सर्वोच्च कुर्सी पर आसीन हुआ होगा जो इतनी मौतों के बाद भी कह सके कि कोई भी मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई, उसकी कमी से नहीं हुई। या तमाम एक दो नहीं 1000 कम से कम किसी के बाथरूम में झांकने का काम कोई इतना बड़ा कोई प्रधानमंत्री नहीं पैदा हुआ जो कर सके। इसलिए मैं मोदी जी को दिल से शुभकामना देता हूं कि वह दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो और भारतीय जासूस पार्टी का नेतृत्व करते रहे। दूसरी बात, हम वह पार्टी है जिसका मोदी जी, चूंकि उनको लगता है कि 7 साल से यह देश है, 2014 के पहले इस देश का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि उसका कारण है कि हम जब बताएंगे तो 73 साल का इतिहास बताएंगे, मोदी जी और भारतीय जासूस पार्टी जब बताएंगे तो 7 साल का इतिहास बताएगी। कारण क्या है कि इस देश में जब 1% साक्षरता दलित की हुआ करती थी तो हमने 22% आरक्षण दिया। हम वह पार्टी, हमने जो काम आज अब की बार पिछड़ों की सरकार करते हैं, हमने इस देश का राष्ट्रपति ब्राह्मण, महिला, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा। कृष्णकांत जी मैं आपको रोक रहा हूं सर, माफी के साथ। अभिषेक भाई को निकलना है, थोड़ा सा कम वक्त है उनके पास, इससे मैं उनका फाइनल कमेंट चाहूंगा। अभिषेक भाई, फाइनल कमेंट आपका, आपके अपने मन से जो आप चाहें, क्योंकि ब्राह्मण सम्मेलन और संगोष्ठी और जातीय समीकरण सब साधते हैं, आप तो धार्मिक वाला भी साध के बैठे हुए हैं, फायदा मिलेगा? बिल्कुल। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि हमने जो एजेंडा है जिस पे काम करना है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। उत्तर प्रदेश को एक ऑल्टरनेट, मजबूत, आर्टिकुलेट गवर्नमेंट देनी है जो कि एक विजन के साथ काम करेगी, जो कि रोजगार पे काम करेगी, महंगाई कम करने पे काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो 4 साल में 4 बार बिजली के बिल बढ़ा चुकी है, उसको कम करने पे वापस काम करेंगे और एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे जिससे कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सके और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ सके, नौजवान हमारा रोजगार जुड़ सके। इसी एजेंडा के साथ मैं आपसे, ठीक है, इसी एजेंडे पे आप काम करेंगे, बाकी लोग संगोष्ठी करते रहे। बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। करमवीर आजाद, फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में, लेकिन बस इतना कि इस बार उस पार्टी के लिए ही कुछ बोल दीजिए, बाकी सारी पार्टियों के आपने सब कुछ बोल दिया है। अगर ये प्रयोग कर रही है मायावती, तो एक दलित चिंतक को क्या लगता है ये प्रयोग सही है, और अगर सही है तो फायदा कितना दिखता है? देखिए अतुल भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं स्पष्ट कर दूं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हमारे अरे मुझे पता है आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, दलित चिंतक को कितनी चिंता हो रही है मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे मुझे पता है भाई, आपने 3 बार बताया, मैंने 4 बार सुन लिया। चलिए, मैं कह रहा हूँ दलित चिंतक को कैसा लग रहा है? देखिए अतुल भाई, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मुझसे पूछिए तो मेरा तो केवल ये है कि क्या गरीब ब्राह्मण शिक्षा, पैसे के अभाव में अशिक्षित नहीं रह जाता? क्या गरीब ब्राह्मण पैसे के अभाव में चिकित्सा से वंचित नहीं रह जाता? क्या गरीब ब्राह्मण एक अच्छा रोजगार, पैसे के अभाव में एक अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करने के वजह से जब रोजगार नहीं पाता है? मैं केवल ये कहना चाहता हूं, देखिए आज जाति पात धर्म के उससे दूर हट करके आपकी बात मायावती नहीं मान रही है, आपकी बात मायावती नहीं मान रही है, मैं तो मान लूंगा मायावती नहीं मान रही है, बाकी दल नहीं मायावती नहीं माने। अरे मायावती नहीं मानेंगी तो जनता उनको मनवा देगी। वो आज जो 2012 के बाद मायावती नहीं मानी, इसीलिए तो इस स्थिति में आ गई हैं। आज मैं ये नहीं कहता हूं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सबको, आपको भी याद है, जो गंगा जी के किनारे ये लोग लकड़ियां नहीं मुहैया करा पाए थे, लाशों को कुत्ते नोच नोच करके खाए हैं, ये जनता नहीं भूलेगी। हमारे बड़े भाई प्रवक्ता साहब जो हमारे प्रशांत वसीर जी हैं, हम उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आज जो जिस हिसाब से आप बड़ी वाहवाही कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो देखेंगे। और कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिएगा जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 5 राज्यों में सरकार है और सबसे ज्यादा कांग्रेस शासित प्रदेशों में दलित उत्पीड़न हो रहा है। सबसे ज्यादा दलित को आप बढ़ावा दलितों पे कार्ड खेल रहे हैं, या ब्राह्मणों पे खेल रहे हैं, या ठाकुरों पे खेल रहे हैं, इस देश के तीसरे वो पता है। ठीक है कृष्णकांत जी फाइनल कमेंट आपका। करमवीर आजाद, देखिए गंभीर सवाल आप पर खड़े कर मालूम। सबसे मैं इनको बताना चाहता हूं कि अगर दलित का सम्मान उस जमाने में जब हम 90% पूरे देश में राज्यों में हम हुआ करते थे,
तब भी हमने महावीर प्रसाद, सुखदेव प्रसाद, लक्ष्मी शंकर यादव, बलराम यादव और इस देश के तीसरे सबसे बड़े दलित बीपी मौर्य को हमने भारत सरकार में मंत्री बनाया। और सुनिए, मायावती क्या बात करेंगी, ये क्या बात करेंगी। जगजीवन राम जी को 1937 के अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू की सरकार में मंत्री बने, जो 1977 तक लगातार मंत्री रहे। कौन इतना दलितों को सम्मान दे सकता है जितना कांग्रेस ने दिया। करमवीर आजाद, अपने भी आप पढ़ो, मायावती जी को भी आप पढ़ाओ। ठीक है प्रशांत वशिष्ठ, फाइनल कमेंट आपका। ये प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आपको रोकने के लिए है बसपा का। दलित, अभी ये जो करमवीर आजाद जी बोल रहे थे, बड़े क्रांतिकारी नेता हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी बातें सुनकर। एक विषय पर मैं करमवीर जी से सहमत हूं कि दलित उत्पीड़न कांग्रेस की सरकार में हो रहा है, इस पर मैं उनसे सहमत हूं। बाकी जो भी बातें वो कह रहे हैं वो उन्हें मायावती जी को जाकर समझानी चाहिए। दूसरी बात, अभी जासूसी के ऊपर मेरे बड़े भाई कृष्णकांत जी कह रहे थे, तो आईएनसी की बहुत अच्छी फुल फॉर्म में बना सकता हूं, लेकिन मेरे को लगता है कि टीवी पर इस प्रकार की बातें अशोभनीय हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। और माननीय मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जब प्रधानमंत्री रहे उस समय का एक वीडियो, कृष्णकांत जी अगर चाहें तो मेरे साथ नंबर शेयर कर दें, मैं उनका भेज देता हूं कि रिकॉर्डिंग कराना अलाउ होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। वो मनमोहन सिंह जी ने कहा है, उस पर थोड़ा टिप्पणी आप कीजिएगा। तीसरा, ब्राह्मण का जहां तक प्रश्न है अतुल जी, तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है। ब्राह्मण परम ज्ञानी है, सत्य को जानता है, अंतिम सत्य को जानता है, ईश्वर को जानता है। तो जो ईश्वर को जानता है, ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण जीवन दर्शन है। ब्राह्मण की उत्पत्ति ही इसलिए हुई कि वो लोगों को जीवन का दर्शन दे सके। ब्राह्मण परम ज्ञानी है, ब्राह्मण को सब जानते हैं, ब्राह्मण सब जानता है। राजनेताओं से बड़ा कोई नहीं होता, वो जानते हैं कि कब ब्राह्मण को उठाना है, कब दलित को उठाना है। प्रशांत जी, अब समय नहीं है, माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं आपको, फिर आगे हम चर्चा कभी करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका, करमवीर आजाद आपका और कृष्णकांत पांडे साहब आपका। तो 14 साल के बाद फिर से वही प्रयोग, लेकिन सफल कितना होगा इस पर बसपा मंथन कर रही है। नमस्कार।